ठीक है, बताओ भाई ये अभिक्रिया करेगा तो कैसे करेगा? एक बार बताओ, ये क्या है? सोडियम है। और मैं बताया हूं कि जितनी भी धातुएं होती हैं उस पर हमेशा प्लस आयन होता है। क्या होता है? प्लस आयन होता है। समझ आ रहा है? क्या होता है? सोडियम पर क्या प्लस होता है? एक प्लस। कैसे? इसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, या मन करते ऐसे भी लिख सकते हो अब भाव के नियम अनुसार 1s2 2s2 2p6 6 2 4 2 सॉरी 6 2 8 2 10 1s2 2s2 2p6 3s 1 हो जाएगा। अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 + 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 + 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्लस। समझ रहा ना? और किसी के पास छठ हुए तो क्या करोगे? किसी के पास छठ हुए तो क्या करोगे? जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का करोगे क्या आएगा? 2 कामा 6। तो बताओ इसका क्या होगा? अगर ये 6 है 5 है तो क्या काम करो? 8 में से घटा दो, 8 में से घटा दो, जितना आए उतना माइनस लगा दो। इसका मतलब ऑक्सीजन का ही माइनस 2 माइनस। ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये कंसेप्ट की चीजें हैं। इसको आप खुद याद ना करो। टीचर्स क्या करता है? आंसर लिखवाता है कि याद करके आना घर पे कि सोडियम पर 1 प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है। याद करके आओ इसको। बच्चा क्या करता है? 1 महीने याद करता है, दूसरे महीने पूछा जाता है तभी वो कंफ्यूज रहता है। आप इस कंसेप्ट को पकड़ो, ठीक? आप एकदम सही से करके आओ किसके पास प्लस होता है किसके पास माइनस होता है। एल्यूमिनियम का मैंने बताया था कल, एल्यूमिनियम का क्या होता है? 13 होता है, 2 8 3 होगा, तो 3 है तो 3 प्लस, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना? और ये धीरे धीरे करते जाओगे, अगर ये धीरे धीरे करते जाओगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर लिखोगे कि किस पे कितना प्लस होता है किस पे कितना माइनस होता है। तो चलो बताओ, यहां हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास क्या प्लस होता है? ए प्लस होता है। पानी को तोड़ो, पता है जब पानी टूटता है ना तो पानी H प्लस और OH माइनस में टूटता है। पानी कैसे बना होता है? H प्लस और OH माइनस से बना होता है। इसका मतलब इसके पास एक प्लस है और एक माइनस है। तो बताइए जब प्लस है तो अब क्रिया किससे करेगा? माइनस वाले से करेगा कि प्लस से करेगा? प्लस की क्रिया कभी प्लस से नहीं होगी। ये नए जुड़ेगा किसके साथ? OH के साथ। या नए पर एक प्लस OH पर एक माइनस। क्या हुआ जी? क्या कर रहा है जी? अब मारेंगे ना। क्या किया जी? है क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ? क्या ठोक रहा है जी? अब दोबारा ठोके तो हम ठोक देंगे कस के। तेरा सुनो, तो देखो तुम लोग एकदम बच्चों वाला काम करते हो, 12 पहुंचे हो। समझे जाए तुम लोग? Na प्लस और OH माइनस, ठीक है ना? कभी हम भी चार्ज होंगे तो बताएंगे आप लोगों को, तब आप लोग आंकड़े लगाओगे यही गुरु जी रहे दूसरा रहे। समझ रहे हो ना? एक आध 2 बार किया हूँ। इनके भाई साहब ही थे क्लास में, जिस क्लास में मैं चार्ज किया हूँ इनके भाई साहब बैठ के पढ़ रहे थे। ये पूछेंगे बताएंगे इनके भैया, है ना? ऐसा मार मारा था, ठीक है ना? मारते मारते घुस गया बेंच के अंदर, तब भी मार रहे थे उसको। समझ रहे? और केवल एक बात बोला था बस, कोई मैटर था ऐसे कुछ, उसने नकार दिया सीधा, डायरेक्टली नकार दिया पूरे क्लास में। गुस्सा आ गई, क्या करोगे? हाँ, उसकी मम्मी आए, पापा आए, सब आए ऑफिस में बैठ के इधर उधर। हम क्या करें? चलो देखो, इसलिए संभाल के रहो। मैं बहुत धैर्यवान भी हूँ, कभी कभी धैर्य खो भी देता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो। चलो देखो इधर, हाँ वो मारते मारते घुस गया बेंच में नीचे, तब हम रुके नहीं, बेंच में फेंक दिए थे अगल बगल। नहीं, हाथ से। ये है। अब बताओ ये नहीं OH हो गया, अब क्या बचा हमारे पास? H बचा। ये H किस फॉर्म में निकल जाएगा? हाइड्रोजन के फॉर्म में। समझ रहे ना? अब बात आती है कि आप लोग पूछेंगे गुरु यहाँ एक छुए क्या कैसे दूर निकलेगा? जब अगर अकेला कभी H बचे तो हाइड्रोजन ही निकलेगा वहां से, ठीक है ना? हाइड्रोजन निकलेगा, इसको बैलेंस कर दो ना,
यहाँ कई एच है, 3 है ना, बोलो भाई। यहाँ कई एच है, 3 एच है। यहाँ कितना एच है, 2 एच है। एक काम करो, इसको 6 कर दो, तो 3 दूना 6, और यहाँ क्या कर दो, 2 2 कई हो गया, 2 या 9 कर दो, कई एच हो गया, 2 या 9 हो गया, और ओ कैट हो गया 2 ठू, 2 ठू, 2 दूना 4, सही है ना। बोलो भाई, लेफ्ट राइट मिला लिया करो, कोशिश ये किया करो कि सबको सम संख्या बनाने की कोशिश करो। बैलेंसिंग में क्या करना होता है, बैलेंसिंग में सम संख्या बनाने की कोशिश किया करो सबको, जितने हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर है 5 लिखा कहीं, उसको 10 कर दो, 2 का गुणा करके, क्योंकि हम 1 का गुणा करेंगे नहीं, 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा, 3 का गुणा मत करो, उसको 10 बना दो, ठीक है ना। जैसे कोई भी आ रहा है, अगर ऑड नंबर बन रहा है तो उसको इवन नंबर बना दो, तुरंत सम संख्या बना दो। तो ऐसे ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। चलो ये बताओ अभी क्रिया, हाई वाली अब क्रिया बताओ, बताओ क्या बनेगा, अब आप लोग बताओ। चलो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डायरेक्टली इससे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन ही डायरेक्टली क्रिया कर लेता है। तो ये फई पर कई प्लस होता है, 3 प्लस। एक फेरस होता है, फेरिक होता है, 2 प्लस भी होता है, 3 प्लस भी होता है। आयरन पे, आयरन पर 2 प्लस वाला फेरस होता है, और 3 प्लस वाला फेरिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कई माइनस, बी माइनस, अभी हम लोग देखे थे, ठीक। तो इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा, फंक्शन समझे ना क्रिया का, ये गुणा करने वाला फंक्शन आयंस का, इसी से क्रिया होती है, ठीक। जो बच्चे सोचते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ जाएगा क्या नहीं, तो ये Fe2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2 का गुणा यहाँ होगा तो Fe2 हो जाएगा, और O के साथ 3 लगेगा तो Fe2O3 हो गया हमारा, तो फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और बचा कौन, बचा कौन, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। बैलेंस है नहीं है तो बैलेंस कर दो इसको। यहाँ कई आयरन है, कई आयरन है, 2 आयरन, यहाँ कई आयरन कर दो, 2 आयरन कर दो। और कौन बचा, कई ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ मैटर फंस गया, 3 ऑक्सीजन है, ये ऑड नंबर है, इसको सम संख्या बनाओ। सम संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, 2 का गुणा करोगे। अब यहाँ पे दूसरा लगाना पड़ेगा, 4 करो यहाँ पे, 2 दूना 2 दूना 4, और 2 ही तिहाई 6 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ 6 ऑक्सीजन लगा दो, ओ है ना, तो 6 हो गया। अब 6 दूनी 12 ठुका हो गया, यच हो गया, यहाँ भी 6 का गुणा कर दो। इस प्रकार से बैलेंस भी कर सकते हो आप इजिली, ठीक। तो ये दोनों भी क्रिया आप लोग छाप लो। और भी अब क्रिया आप लोग खुशी को भी लेकर कर सकते हो, एल्युमिनियम का, है ना। अच्छा एक अब क्रिया चलो और बताओ, एक अब क्रिया बताओ तब लिखो। रुक जाओ, कोई मैं बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। हाँ, कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे है। अब बताओ कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो क्या क्रिया करेगा क्या। अरे यार सोचो, जिसको तेजाब नहीं हिला पाया उसको पानी हिला पाएगा क्या। जो तेजाब से भी क्रिया नहीं कर पाया था, करा नहीं पाया था, अभी हम लोग एसिड पढ़ रहे थे, एसिड भी इसको अभिक्रिया नहीं करने देगा। सोना चांदी ये सब नीचे पड़े हैं, अभिक्रिया नहीं हो रही थी, तो बताओ क्या पानी अभिक्रिया कराएगा क्या, नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, नो रिएक्शन। इसको जाने दो, छाप लो इसको नीचे, दोनों क्या को छापो। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म होता है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। अब आप लोग सवाल वाल जानते रहना कैसे कैसे बनेगा, मैंने आपको बता दिया।
चला था। क्या दिया रहेगा? 4 धातुएं हैं ए बी सी डी और जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना इतना वोल्ट हैं। सुना? मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना इतना वोल्ट है। तो कहेगा बताओ इसमें से सबसे तेज हाइड्रोजन विस्थापित कौन करेगा? ए बी सी डी। कौन सबसे तेज हाइड्रोजन निकालेगा? बताओ, ए की, बी की, सी की, डी? बताओ प्रियांशु। ए। चलो ऑप्शन आपके सामने है, बी सी डी। सबसे तेज कौन निकालेगा हाइड्रोजन? बोलो। सी वाला शिव सिंह कौन वाला निकालेगा? सी वाला। इधर वाले बता देगा। ए वाला। ए वाला कहाँ निकालेगा? बताओ। आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। इधर वाला जो वैल्यू होता है वो माइनस है ना। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलोगे वैल्यू इलेक्ट्रॉन विभव की बढ़ती है। क्या होती है? यहां माइनस वाली वैल्यू अधिकतम होती है और हाइड्रोजन पे पहुंचोगे तो 0 हो जाती है। भाई -3.05 है, 3 फिर -2.95 होगा, 2.80 होगा। ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस में चलने लगता है वैल्यू। इधर जो वैल्यू चलती है वो प्लस में चलना शुरू, 1.25 1.3 फिर 3.25 ऐसे कुछ चलता है। फिर यहाँ पहुंचते 3 हो जाता है। इधर पहुंचते पहुंचते करीब 3.06 हो जाता है। इतना यहां से शुरू हुआ है, 0 हुआ, फिर वैल्यू बढ़ भी गई, प्लस में हो गई। अब आप इसमें चेक करो कि कौन सा तत्व ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बहुत ही आसानी से क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो कौन ज्यादा इसमें रिएक्टिव है? बोलो, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कौन ज्यादा क्रियाशील है? अब से बताओ कौन ज्यादा क्रियाशील है? सी वाला। कबाड़ी वहां माइनस नहीं दिख रहा तुमका? -3.05 यहाँ दिख रहा है और सबसे ऊपरा वाला -3.05 है। अभी आपको बताया गया था कि सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कहाँ है? ऊपर है। और न क्रिया करने वाले हाइड्रोजन के नीचे पड़े हैं, जो क्रिया ही नहीं करते। अभी मैंने यहां भी बताया था कि कौन कौन क्रिया नहीं करते? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड रिएक्शन नहीं करते हैं। बोलो, अगर रिएक्शन नहीं करते तो कहां, सी वाला कहां होगा? क्योंकि ये प्लस वैल्यू है ना, और प्लस वैल्यू किसके नीचे मिलेगी? हाइड्रोजन के नीचे वाली। और हाइड्रोजन के नीचे वाली तो प्लस वैल्यू मिलेगी। तो बताओ क्या यह क्रिया करेगी? यह क्रिया ही नहीं करेगी। हाइड्रोजन को विस्थापित करने की बातें छोड़ दो। ठीक, क्रिया कौन करेगा? ये और अब इन तीनों में सबसे तेज कौन करेगा? ये वाला करेगा। क्यों? क्योंकि एक सबसे कहां है? ऊपर होगा और ऊपर वाले अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे क्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक, समझ में आया? अब इसको जानते रहो। और कौन अभिक्रिया नहीं करेगा? ये वाला। ऐसे सवाल आते हैं, समझ ना? सबसे कम क्रियाशील यही वाला है, यानी न क्रिया करने वाला हो जाएगा एक तरीके से। उससे थोड़ा ज्यादा क्रिया कौन करेगा? ये वाला करेगा। उससे तेज क्रिया ये करेगा, सबसे तेज क्रिया ये करेगा। इसी को कभी घटते बढ़ते क्रम में दे देता है। कहेगा बताओ ABCD के क्रम में ऐसे कौन ज्यादा क्रिया करेगा, कौन कम क्रिया करेगा, ऐसे बढ़ते घटते क्रम में लिखना होता है। नीट उट में बना देता है ऐसा प्रश्न। 4 वैल्यू दिया रहेगा, ABCD का ऑप्शन बना देगा, बस। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत सोचना ही नहीं है। देखो वैल्यू को, सीधा आंसर मारो। ठीक, समझ आ गया ना सबको? बोलो भाई। हाँ, ये सब जानते रहो ना। सोडियम वोडियम बहुत विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं विस्फोटक? क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर होने के कारण अत्यधिक क्रिया करते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और पानी में फेंक दो, हवा में फेंक दो, जल जाता है। समझ आया ना? हाँ, इसको जानते रहना आप लोग। आप लोग घर में देखे होंगे लोहा यहाँ पे पड़ा है, हाइड्रोजन के ऊपर पड़ा है, और लोहा रखते ही, धूल के रखते ही जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर लोहे को पेंट न किया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है? खराब होकर के खत्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो क्रियाशील है, पानी और ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। अभी आपने देखा यहाँ पे FeCO बन जा रहा है। क्लियर है? हाँ, तो इसमें जितने पॉइंट आपको लिखाए गए, पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप चलो, उसके पैटर्न को समझो। ठीक, हाइड्रोजन कौन कौन निकालता है? अम्ल से हाइड्रोजन कौन विस्थापित करता है? अम्ल से हाइड्रोजन कौन निकालता है? अभी क्या कराया गया था ना विस्थापन अभिक्रिया में, अम्ल से हाइड्रोजन कौन निकालता है? हाइड्रोजन के ऊपर वाले। अरे भाई नहीं निकलवा गया था? हाँ, तब अम्ल ले लो, कोई भी ले लो, जैसे H2SO4 ले लो, एसिड, तेजाब, जो भी है। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा दो? चलो मैग्नीशियम से करा दो, तो क्या होगा? क्या होगा? मैग्नीशियम इसको क्या करेगा? हटा देगा और अपना जाकर के जुड़ जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास? बोलो, H2 निकल जाएगा बाहर। ऐसे तो अम्लों से कौन अभिक्रिया विस्थापित करेगा और हाइड्रोजन कौन विस्थापित करेगा? जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने लोग हैं सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, गैस को। ठीक है ना? सब अच्छा 10 की अभिक्रियाएं हैं, इसलिए सरल सरल हैं। तो ये सीरीज ही नहीं बल्कि ये बहुत कुछ है, इसको आप लोग घर पे करो। अब आते हैं हम लोग आगे निर्नष्ट समीकरण में। ठीक है, हेडिंग करिएगा निर्नष्ट इक्वेशन। निर्नष्ट समीकरण। बुक लाए हो? निर्नष्ट समीकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट चलने में जा रहा है निर्नष्ट इक्वेशन। यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई अपचयन अभिक्रिया, यदि कोई अपचयन अभिक्रिया ये लिख लीजिएगा Mn पॉजिटिव प्लस Na, ये यदि कोई अपचयन अभिक्रिया ये हो तो, ये लिखने के बाद लिखिएगा हो तो हाँ यार, ये हो तो इसके लिए निर्नष्ट समीकरण हो तो इसके लिए निर्नष्ट समीकरण निर्नष्ट समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लीजिए नीचे, इसको आप लोग नीचे लिख लेंगे। लिखे भाई, समझावा थे, क्या घबराहट हुआ? अभी हम अभी लिख रहे हैं ना, क्यों लिखो, अभी सब समझ में आएगा। अभी तो ऐसा समझ में आएंगे, इसको पूछो नहीं।
सॉरी। यही सब टॉपिक बच्चों को लोग नहीं समझा पाते हैं, और यही अगर बच्चे समझ जाए तो परीक्षा में सवाल लगा के आए। टर्न तो क्रिया में इसमें कुछ हवा लग रहा है? हाँ? क्या है ये, क्या नहीं है? आगे चल रही है। कितना लिखो समझा रहे हैं बस अभी। सबसे पहली चीज, नेर्नस साहब ने, अब ये नेर्नस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया जिसका प्रकार कुछ इस तरीके से था। ठीक, अब ये है क्या? सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। ये क्या है पता है? यहां कभी ऐसा लिखा हो, जैसे कभी अगर ऐसा लिखा हो जिंक पर 2+ और जिंक, ये क्या समझते हैं इससे आप? इससे आप क्या समझते हैं? जिंक पर 2+ और जिंक, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने आप को 2+ कर लिया है। समझा? अर्थात यह एक अर्ध सेल का निरूपण कर रहा है, यानी एक सेल का निरूपण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेल का निरूपण कर रहा है। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी, जो हम लोग पीछे सेल जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको इस बात वहां पे बताया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। जहां पे एनोड और कैथोड यूज किए गए थे, एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही थी? ऑक्सीकरण की, और कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही थी? अपचयन की क्रिया हो रही थी। ये कंसेप्ट बनाओ, अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली? लोन की। समझ? लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव, ठीक है ना? हाँ, इसको जानते रहो। अब इसका मतलब है, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो बता रहा है ये सेल का निरूपण कर रहा है। किसका निरूपण कर रहा है? जैसे वो जिंक लिखा गया है, यहाँ पे जिंक मैं न लिख करके मैं यम लिखा हूं। यम माने मेटल, यम माने मेटल, मेटल माने कोई धातु। ठीक, अब धातु यहाँ जिंक भी हो सकता है, धातु यहाँ कॉपर भी हो सकता है, धातु यहाँ सिल्वर भी हो सकता है, धातु यहाँ मैग्नीशियम भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक न लिख करके फार्मूले में क्या यूज किया गया है? केवल एम का प्रयोग किया गया है। एम का मतलब आपको क्या समझना है? मेटल समझना है, धातु समझना है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, एक यहाँ पे ई नॉट लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ई नॉट और ई का मतलब क्या होता है? इन दोनों में कोई अंतर बताएगा? ये होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैंने बताया था आप लोगों को एकदम देहाती कंसेप्ट में कि अगर हमारा कोई सेल है जो उसकी पूरी ऊर्जा है पर्सनल अपनी, ठीक, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जब हम उसको प्राप्त करते हैं उसकी ऊर्जा को, तो वह अपनी 100% ऊर्जा को नहीं दे पाता, अपनी वह 100% ऊर्जा को नहीं दे पाता। कुछ ऊर्जा उसकी उष्मा वगैरह में निकल जाती है, कुछ ऊर्जा उसकी उष्मा वगैरह समथिंग कुछ भी निकल जाता है। तो हमको जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह क्या होती है? ई होती है। इसको हम लोग ई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई सेल। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है और यह इलेक्ट्रोड विभव है। समझ आ रहा है? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान दो क्या छपा यहाँ पे। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब यह मानक इलेक्ट्रोड विभव है और यह केवल इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है। अब मानक वाले में से कुछ घटाया गया है। कितना घटाया गया है? इतना घटाया गया है इनके समीकरण में।
इतना घटाया गया, इसका मतलब है कि मानक वाला वैल्यू ज्यादा होता है। मैंने अभी बताया आपको, अभी बताया कि जो सेल अगर आप लेते हो तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। जैसे मान लो हमने कोई सेल लिया, उसमें 10 जूल ऊर्जा है। जब मैं ऊर्जा को प्राप्त कर रहा था सेल से, तो इसने हमें कितनी ऊर्जा दे दिया, हमको इसने दिया 9.5 जूल। कितना जूल दिया? 9.5 जूल दिया। अब इसने 0.5 जूल ऊर्जा क्या कर दी होगी, व्यय कर दी होगी, या थोड़ी मोड़ी अपने में रखी होगी। पूरी की पूरी ऊर्जा हमारे पास नहीं आती है। जो नहीं आती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं, और जो उसमें पूरा उपस्थित था उसको मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 0.5 का हुआ। तो वही यहां पे घटाया गया है कि मानक वाले में से इतना घटा दोगे, इतना घटा दोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? सेल की, जो हम लोग प्राप्त करते हैं। जो हम लोग, ये सेल के अंदर का है और ये हम लोग जो प्राप्त करते हैं ऊर्जा उसकी है। ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव है और ये इलेक्ट्रॉन विभव है। समझ में आया? अब माइनस लगा हुआ है 2.303 RT अपान NF लॉग ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ना सीखो पहले, आधा लोग पढ़ना नहीं जानते। समझ रहा ना? लॉग एक्टिव मास ऑफ M, क्या पढ़ोगे इसको? सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं इसको। इसके ये M क्या है? सांद्रता को व्यक्त करता है। एक्टिव मास ऑफ M, और ये है एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस। पढ़ना समझ गए? मैं बार बार यही शब्द बोलूंगा, जब जब यह ढक्कन में लिखूंगा लॉग के बाद यही बोलूंगा, लॉग ऑफ जिंक, लॉग ऑफ जिंक प्लस, लॉग ऑफ कॉपर, लॉग ऑफ कॉपर प्लस, ऐसे लिखेंगे। समझ आया? क्लियर हुआ ना ये? अब समझो यहाँ पे ये एक तरीके से इन्होंने समीकरण जो दिया, अब ध्यान दो सब लोग, इसको शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो। ई सेल, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं इन सारी वैल्यू को यहां सबमिट कर दूं, क्या क्या वैल्यू को? आर का मान 8.314 यहां रख दो, टी का मान 298, टी का मान 298 का मतलब क्या होता है? ये 298 क्यों लिया गया है? क्योंकि टी जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया जाता है, ताप रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, और जो रूम टेम्परेचर का ताप होता है वो कई डिग्री होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस समय क्या डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है अपना टेम्परेचर? 40 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। इसका मतलब हमारा रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। कितना डिग्री? 20-20 डिग्री आगे चला जाता है। इसीलिए हमको कैसा महसूस होता है? अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। और यही कमाओ ठंडिया में क्या होता है? 15 डिग्री पे आ जाता है, 10 डिग्री पे आ जाता है, तो हमको क्या लगने लगती है? ठंडी महसूस होने लगती है। ठीक, क्योंकि इससे नीचे जाओगे ठंडी लगेगी, इसके आगे जाओगे गर्मी लगेगी, और इसी पर रहोगे तो ना तो आपको ठंडी लगेगी ना तो आपको गर्मी लगेगी। जिसको क्या बोलते हैं? कौन सा मौसम बोलते हैं? जो गुलाबी मौसम है ना, फरवरी और मार्च का स्टार्टिंग, बीच इधर का महीना जो होता है, समझ रहा ना? गुलाबी मौसम से सीधा संबंध क्या है? ना तो आपको उस समय कोई गर्मी लगेगी ना तो आपको कोई ठंडी लगेगी। उस समय का जो टेम्परेचर होता है 25-30 के बीच होता है। ठीक, हाँ, रात में 25-24 ऐसे रहता है, दिन में 30-28 पहुंच जाता है, तो हमको कुछ महसूस नहीं होता। इस समय महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर अभी खोलोगे तो 38 डिग्री 40 डिग्री अभी मिल जाएगा, है कि नहीं? अब इतना ज्यादा है। ठीक, ये 298 कहां से आया? केल्विन में है, तो इसको बदल दो केल्विन में, तो 273 जोड़ दोगे तो केल्विन बदल जाएगा। और 273 और 25 कितना होगा? यही तो होगा। बोलो भाई, 5 3 4 7 2 9, 298 तो होगा, यही है। इसका मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, माने रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? इसको रख दो यहाँ पे। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? यहाँ पे n का मान नहीं लिखा है, यहाँ केवल लिखा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। n का मान वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होता है? कभी कभी आप देखोगे कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन कोई देता है, कभी कभी कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या ली गई है। जैसे अगर हम बात करें जिंक की, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक क्या क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक, इस दौरान यहाँ पे n का मान कितना रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा। अगर हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, चलो सोडियम ले लेते हैं, अगर सोडियम का त्याग करेगा तो क्या होगा? हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 1 रखी जाएगी। चांदी है, सिल्वर भी क्या करता है? 1 प्लस होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैल्यू कितनी रखी जाएगी? n। n का मान नहीं रखना है। f का मान क्या होता है? 96,500 में लिखा हूं, वैसे 96,400, 96,000 कुछ होता है एग्जैक्ट।
कितना होता है 96,487 कितना होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 96,487 होती है। मैं इसको कितना रखा हूं यार, एक बार बताओ, लाखों है, 96,000 मतलब लाख के नियर अबाउट हो जा रहा है, 3-4 जोड़ दो तो काम हो जाए, लाखों के नियर अबाउट है, उसमें अगर मैं 10-5 इधर उधर कर दूं कोई दिक्कत, क्यों भाई कोई दिक्कत होगी क्या? लाखों रुपए में 10-5 निकाल दोगे कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू रखा हूं जिससे आप इसको रख करके आसानी से सॉल्व भी कर सको, और इसीलिए यही रख करके हल किया जाता है। आप लोग इसको दिमाग में सेट रखो, फैराडे कांस्टेंट 96,500 होता है, ठीक, यहां रखोगे फैराडे कांस्टेंट का मान, ठीक। और लॉग ये जो यम है हमारा, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए जब हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे थे, वहां पे हमने देखा था जो मोलरता हमने लिया था वो कितना लिया था, 1 मोल लिया था। कितना लिया था, 1 मोल लिया था, समझ रहा है। ये HCl जो हमने माना था वो कितना माना था, यही तो माना था, 1 ही माना था, ठीक है ना। तो ये यम का मान हम कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको, दूसरे पैटर्न में भी लिख सकते हो, कैसे, ध्यान दो। ई सेल इज इक्वल टू, ध्यान दो, ये सेल है, ये क्या है, ये इस फॉर्म में ये पूरा क्या कहलाएगा, सेल। अभी मैंने वहां समझाया, ये जो फंक्शन होता है पूरा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है या अपचयन की क्रिया हुई है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये भी तो सेल ही है, तो बस डिफरेंस किसका लिखोगे, ई नॉट सेल, ठीक। और माइनस है तो माइनस लगाओ, 2.303 RT अपान NF, ये सब वैल्यू आप सबमिट करो। 2.303 इंटू आर का मान 8.314 और गुणते टी का मान 298 और बटे कई NF, N का मान N ही रहने दो, F क्योंकि N वेरिएबल है, N अलग अलग में अलग अलग रहेगा, ठीक। F का मान कितना है 96,500 है, और लॉग ऑफ, पढ़ना सीखो, लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ 1, इसकी वैल्यू कितना रख दे रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं, और इसका मान Mn प्लस रख दे रहे हैं, इसको ब्रैकेट में ही रखना है, एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस। इस पूरे को हल करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, समझ में आ रहा है ना। इसको पूरा हल करोगे तो आएगा 0.0591, इसको 2 मान लिया जाता है, अपान n log ऑफ 1 अपान एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस। ये समीकरण है हमारा इसके लिए, निर्णय से समीकरण के लिए, ठीक। चाहे इस पैटर्न में लिखो, चाहे वैल्यू को रख करके इस पैटर्न में लिखो, ठीक। जब सभी वैल्यू को रख करके हल कर दोगे इसको, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, यही आएगी, आप घर पे जाकर के हल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अपने थियरी को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तब उसके बाद समझते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। इसके इतना लिखो पहले, बताओ पहले समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया, केवल वैल्यू रखा हूं और इस पैटर्न में लिख दिया हूं, ठीक।